सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एट द रेट नेक्स्ट हाइफन ENV पैकेज के बारे में, जो कि हमारे नेक्स्ट एप्लीकेशन में एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को लोड करने में मदद कर। सो हम लोग जल्दी से इंट्रोडक्शन सेक्शन की तरफ आ जाते हैं। तो हम लोग इंट्रोडक्शन सेक्शन की तरफ आ चुके हैं। नेक्स्ट ऑटोमेटिकली लोड एनवायरनमेंट वेरिएबल फ्रॉम डॉट ENV फाइल, बट समटाइम यू नीड to access these variables outside the Next.js runtime, like configuration files, script, QR test setup. That's where at the rate next hyphen env comes in. It's simple utility that give you the same .env loading behavior Next.js use internally anywhere in your project. तो कभी कभार क्या होता है, हमें अपनी Next.js एप्लीकेशन के अंदर एनवायरमेंट्स वेरिएबल्स की ज़रूरत होती है, और वो भी Next.js के रन टाइम से बाहर। यानी ये हो सकता है कि हम लोग कोई टेस्ट स्क्रिप्ट लिखे, और जो टेस्ट स्क्रिप्ट होती है वो Next.js के रन टाइम से बाहर होती है। सो इसलिए इसमें क्या होगा कि एनवायरनमेंट वेरिएबल्स लोड ही नहीं होंगे, क्योंकि एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को लोड करने का काम Next.js इंटरनली करती है। तो होगा क्या कि हमारे ENV वेर लोड ही नहीं होंगे, और इसके लिए हम लोग एक अदर यूटिलिटी का यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है डॉट ENV। पर डॉट ENV का बिहेवियर और Next.js का बिहेवियर काफ़ी अलग होता है। सो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि जो ऑफिशियल पैकेज होता है एट द रेट नेक्स्ट हाइफर ENV, इस पैकेज का यूज़ करेंगे, और ये एग्जैक्टली जैसा Next.js ENV वेरिएबल्स को लोड करता है उसी तरह लोड करेगा। सो इसीलिए हम लोग इस का यूज़ करने वाले हैं, और देखने वाले हैं कि इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। और ना सिर्फ इसका टेस्ट में, बल्कि हम लोग अपनी अदर स्क्रिप्ट में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, और काफ़ी सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। और व्हाई वुड आई नीड एट द रेट नेक्स्ट हाइफन ENV। सो हमें इस पैकेज की ज़रूरत क्यों है? नेक्स्ट लोड डॉट ENV फाइल ऑटोमेटिकली, बट ओनली ड्यूरिंग नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट बिल्ड, नेक्स्ट स्टार्ट। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन में डॉट ENV फाइल ऑटोमेटिकली लोड हो जाती है, बट ये तभी होती है जब हम लोग रन करते हैं नेक्स्ट डेव कमांड, या नेक्स्ट बिल्ड, या नेक्स्ट स्टार्ट जैसे कमांड यूज़ करते हैं, तभी ये होता है। वरना तो डॉट ENV फाइल हमारे लोड नहीं होती। तो हमें इस पैकेज की ज़रूरत तो है। सो ये कहाँ पर ज़रूरी होता है? डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल हो सकता है, आप लोगों ने डेटाबेस की कोई कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल लिखी हो, लाइक drizzle_config.ts, typeorm_config.ts, prism/schema.prism। ऐसे कई जगहों पे जहाँ हम लोग Next.js के रन टाइम से बाहर होता है, वहाँ भी हमें ज़रूरत होती है ENV वेरिएबल्स की। और साथ ही साथ टेस्टिंग में भी हमें इसकी ज़रूरत होती है, और हम लोग काफ़ी सारे CLI टूल भी बनाते हैं अपनी एप्लीकेशन में, वहाँ पर भी हमें इनकी ज़रूरत होती है। और बाय यूजिंग at the rate next hyphen env, you ensure consistency environment behavior just like Next.js does internally. So इस पैकेज का यूज़ करके हम लोग श्योर हो सकते हैं कि अब बिहेवियर Next.js की तरह ही होगा। तो अब हम लोग आ जाते हैं इंस्टॉलेशन पर। तो हम लोग आ चुके हैं इंस्टॉलेशन सेक्शन की तरफ। सो मैं इस कमांड को कॉपी कर लेता हूँ, और अब मैं अपने VS कोड में आ चुका हूँ। और आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कुछ स्टेप्स को यहाँ पे, जैसे कि मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे मैंने एक डेटाबेस को कॉन्फ़िगर कर रखा है जिसका नाम है drizzle। और ये जो स्टेप्स हैं, मैंने drizzle को कॉन्फ़िगरेशन करने के स्टेप्स को स्किप कर दिया है। और इन स्टेप को अगर आप लोग भी फॉलो अलोंग करना चाहते हैं, तो आप लोग मेरे ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं, PostgreSQL प्लस Next.js प्लस drizzle वगैरह। और यूट्यूब पर आप लोगों को मेरा ये वीडियो भी मिल जाएगा। मैंने इस वीडियो में इन स्टेप्स को स्किप कर दिया कि मैंने अपनी इस एप्लीकेशन में drizzle ORM को कैसे सेटअप किया, बट उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं ताकि आप लोग और रिलेट कर पाए कि मैं किस प्रॉब्लम की बात कर रहा था। और इस वीडियो में हम लोग इसी का सोर्स कोड यूज़ करने वाले हैं। सो आप लोग इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। और अब मैं आ जाता हूँ इंस्टॉलेशन की तरफ, और अब मैं अपने टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ, और मैंने इस कमांड को रन किया, और मेरे पैकेज सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है। और अब मैं आ जाता हूँ यूजर्स सेक्शन की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं यूजर्स सेक्शन की तरफ, और सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो ये है कि हमें अपनी रूट डायरेक्टरी के अंदर एक env-config.ts नाम से एक फ़ाइल बनानी है। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ से कोड को कॉपी कर लेता हूँ, और अपने VS कोड में आता हूँ, और यहाँ पे रूट में मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ env-config.ts नाम से, और उसके अंदर इस कोड को पेस्ट कर देता हूँ, और मैं इसे सेव करता हूँ। और मैंने इस फाइल को सेव कर लिया। और अब मैं वापस अपने आर्टिकल में आता हूँ। सो लिखा हुआ है कि देन यू कैन इम्पोर्ट द कॉन्फ़िगरेशन वेयर यू नीड फॉर एग्जांपल। सो जैसा कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है कि यहाँ पे मैं किसी डेटाबेस से कनेक्ट करने वाली कोई स्क्रिप्ट थी, और उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इस फाइल को लोड कर लेता हूँ। सो इस फाइल को इम्पोर्ट करने से क्या होगा कि ENV वेरिएबल्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे इस नेक्स्ट के रन टाइम से आउटसाइड भी मुझे देखने मिल जाएंगे। सो मैं इसे करके देखता हूँ। अभी अगर मैं रन करता हूँ, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे आ गया, तो मेरा टर्मिनल लोड हो चुका है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने आर्टिकल में वापस आता हूँ, और यहाँ पे नीचे, और मैं इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और मैं अपने आर्टिकल में वापस आया, और मैं अपने VS कोड में आ गया।
और अभी अगर मैं इसे रन करता हूँ तो इस कमांड की वजह से क्या होगा कि मेरा ड्रिज़ल स्टूडियो जो होगा वो लोकली रन हो जाएगा। तो मैं इसे रन करता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं इसने बोला कि यूआरएल अनडिफाइंड। जैसे कि मैं अगर drizzle config डॉट टीएस फाइल के अंदर आता हूँ, सो यहाँ पे यूआरएल के अंदर मैंने दे रखा था प्रोसेस डॉट env डॉट डेटाबेस यूआरएल नाम से मैंने एनवायरनमेंट वेरिएबल दे रखा था। पर क्योंकि हम लोग नेक्स्ट के रन टाइम से बाहर थे तो ये env फाइल लोड ही नहीं हुई, जिसके कारण मुझे यहाँ पे अनडिफाइंड वैल्यू देखने मिल रही है। सो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इम्पोर्ट करता हूँ, इम्पोर्ट स्लैश और मेरी फाइल का नाम है और उसका नाम मैंने डॉट ई एन बी, मुझे शायद इसका नाम रखना था ई एन बी, डॉट ई एन बी मुझे नहीं लगाना था शायद, ई एन बी कॉन्फ़िग। और अब मैं इसे लोड करता हूँ ई एन बी कॉन्फ़िग। तो ये हो चुका है और अब मैं इसे सेव करता हूँ और अब मैं क्या करता हूँ, इस कमांड को दोबारा से रन करता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि अब मेरा विज़ुअल स्टूडियो जो है वो सक्सेसफुली रन हो चुका है। और अगर मैं इसे ब्राउज़र में ओपन करता हूँ, जैसे मैंने ओपन पे दबाया, तो आप लोग देख सकते हैं मेरा विज़ुअल स्टूडियो रन हो चुका है। यानी कि इससे मेरा जो डेटाबेस का यूआरएल था वो सक्सेसफुली मिल चुका है। हालाँकि मैंने ये डेटाबेस काफ़ी पहले ही डिलीट कर दिया था, इस कारण ये दिखा रहा है कि ये डेटाबेस अनडिफाइंड है, इसके ऐसा कोई डेटाबेस होस्ट एक्सेस नहीं करता। बट पॉइंट ये है कि हमारे एनवायरनमेंट वेरिएबल सक्सेसफुली लोड हो चुके हैं। तो मैं अपने आर्टिकल में वापस आता हूँ। तो हम लोग पहुंच चुके हैं कंक्लूजन पर। द नेक्स्ट एट द रेट env hyphen env package is a simplified yet powerful tool for loading .env file outside the Next.js runtime. Whether you are running custom script, database migration, QR testing, it's ensure your environment variable are always available when you need that. So मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। द एट द रेट नेक्स्ट हाइफन env पैकेज हमारे लिए .env फाइल्स को लोड करना काफ़ी आसान बना देता है नेक्स्ट के रन टाइम से बाहर भी। और जब भी हमें ज़रूरत होती है और जैसे और हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं कस्टम स्क्रिप्ट लिखने में। कस्टम स्क्रिप्ट जहाँ हमें env फाइल्स की ज़रूरत होती है, .env वेरिएबल्स की और डेटाबेस माइग्रेशन, जैसे भी मैंने आप लोगों को ड्रिज़ल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर इसका यूज़ करके बताया। इसी तरह आप लोग भी अपने ड्रिज़ल में यूज़ कर सकते हैं इसका। और टेस्टिंग में आप लोग इसका यूज़ कर सकते हैं जहाँ भी आप लोगों को एनवायरनमेंट वेरिएबल्स की ज़रूरत हो। और मैंने यहाँ पे एक और लाइन लिख रखी है, बाय एडिटिंग एट द रेट नेक्स्ट हाइफन env to your toolkit, you can confidently manage configuration across your entire application, not just within Next.js. इस टूलकिट को अगर आप लोग अपने प्रोजेक्ट में ऐड करते हैं, सो आप लोग काफ़ी कॉन्फिडेंटली अपने पूरे प्रोजेक्ट में .env फाइल्स को इजीली लोड कर सकते हैं। और सिर्फ Next.js के अंदर ही नहीं, आप लोग पूरे इंटायर प्रोजेक्ट में यूटिलाइज कर सकते हैं env फाइल्स को लोड करना। सो हाँ, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता है किसी और वीडियो में।